Hello friends, I am Dr. Farhad Banu, Associate Professor in Botany, Government Meera Girls College, उदयपुर। पिछले लेक्चर में हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछले लेक्चर को। समष्टि पारिस्थितिकी या पॉपुलेशन इकोलॉजी, उसमें सबसे पहले हमने ये देखा था कि पॉपुलेशन क्या है। जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इसका अर्थ है हम केवल एक ही प्रजाति की बात कर रहे होते हैं। उस प्रजाति के जो जीवों की संख्या है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। और उस पॉपुलेशन की यदि हम घनत्व की बात करते हैं यानी बहुलता की बात करते हैं और समय के साथ परिवर्तन की बात करते हैं यानी उसके पैटर्न की बात करते हैं, उसके वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो दरअसल हम पॉपुलेशन इकोलॉजी को समझ रहे होते हैं। पॉपुलेशन साइज को हमने देखा था कि यदि समय का आयाम भी जोड़ दिया जाए तो किसी इंडिविजुअल्स की संख्या किसी पर्टिकुलर एरिया में एक प्रजाति की विशेष समय में, वो पॉपुलेशन साइज है। और पॉपुलेशन साइज को हम उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, आधारभूत जो गुण है जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम एट अ गिवन टाइम, यानी किसी विशेष समय में किसी प्रजाति के टोटल जो इंडिविजुअल्स की संख्या है, जीवों की संख्या है पर यूनिट एरिया में या वॉल्यूम में, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। पिछली बार हमने नहीं पढ़ा था इसका प्रकार। मैं जो पीडीएफ भेजूंगी उसमें ये प्रकार भी हैं। 2 प्रकार हैं डेंसिटी के। एक क्रूड प्रकार है जिसमें हम यूनिट टोटल स्पेस में डेंसिटी को देखते हैं। पूरा यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ जो क्षेत्र है उसमें यदि घनत्व देखते हैं तो वो क्रूड कहलाता है। लेकिन विशिष्ट यदि हम देखना चाहते हैं, पारिस्थितिकी रूप से यदि हम देखना चाहते हैं, उस पूरे स्पेस में से कितना एरिया उस प्रजाति द्वारा कॉलोनाइज किया हुआ है यानी उसके आवास के रूप में है, या कौन सा विशिष्ट एरिया है जहाँ वो प्रजाति वाकई रहती है, उसे हम स्पेसिफिक प्रकार कहते हैं। अब इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम पढ़ चुके हैं। हमने कारकों को भी पढ़ा था जो कि घनत्व को अफेक्ट करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। उनमें से हमने नेटेलिटी यानी बर्थ रेट, मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट, उनको देखा था। जन्म दर, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक मैक्सिमम या कार्यकी यानी अधिकतम या कार्यकी। आदर्श स्थितियों में बर्थ रेट कितनी हो सकती है ये निर्भर करता है इस बात पर कि क्लच साइज क्या है। क्लच साइज का मतलब एक समय में कितने अंडे फर्टिलाइज होते हैं, किस उम्र में प्रजनन चालू होता है और 2 प्रजनन कालों के बीच में कितना टाइम इंटरवल है। इस पर निर्भर करता है मैक्सिमम क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए एक ही समय में 100 एग एक साथ फर्टिलाइज होते हैं तो क्लच साइज बड़ा है उसका। यदि प्रजनन की एज कम है तो नेचुरली डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि प्लांट्स के इसमें देखें हम तो ट्रीज जो हैं वो प्रजनन चालू ही देर से करते हैं। पेड़ बड़े होंगे, साइज को एक अटेन करेंगे, उसके बाद उनमें प्रजनन चालू होगा, फूल आना चालू होगा। लेकिन एनुअल हर्ब्स हर बार फटाफट 2-3 महीने में वो फ्लावरिंग कर लेंगे। तो एज ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 रिप्रोडक्शन, 2 प्रजनन कालों के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का या कुछ सालों का, इस पर निर्भर करता है। लेकिन बर्थ रेट कभी भी
ऐसा नहीं होता है कि मैक्सिमम हो, क्यों कई पारिस्थितिकी कारक होते हैं जिनके कारण वास्तविक बर्थ रेट कम होती है मैक्सिमम से। यही सेम लागू होता है डेथ रेट पर। वहाँ हम मैक्सिमम की जगह मिनिमम की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य की एवरेज एज 80 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 80 साल तक हर व्यक्ति जिएगा। वो कई कारणों से जल्दी भी मर जाता है। तो मिनिमम डेथ रेट वो होती है जो कि एक आदर्श स्थितियों में होती है, लेकिन वास्तविक डेथ रेट हमेशा उन आदर्श स्थितियों वाली डेथ रेट से ज़्यादा होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि डेथ रेट और बर्थ रेट को हम पर कैपिटा रेट के हिसाब से निकालते हैं। इसको हमने एग्जाम्पल से समझ लिया था। उसके बाद आज हम ये देखें, फिर से दोहराते हैं, अलग प्रकार से मैंने इनको लिखा है कि जो ये फैक्टर्स हैं वो कौन से फैक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। वो हैं बर्थ रेट और इमिग्रेशन, यानी उस पॉपुलेशन में बाहर से आकर के इंडिविजुअल्स ऐड हुए हैं। यदि इंडिविजुअल्स ऐड हुए हैं या बर्थ रेट अच्छी है तो नेचुरली वो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, इंक्रीज होगी पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का घनत्व बढ़ेगा। उससे उलट यदि डेथ रेट अधिक है या इमाइग्रेशन है, यानी बाहर जा रही है पॉपुलेशन, उस समय पॉपुलेशन का साइज या पॉपुलेशन की डेंसिटी घटेगी, नेगेटिव में आएगी। पॉपुलेशन डेंसिटी का जो बदलाव होता है वो समय के साथ इंडिविजुअल्स की संख्या में बदलाव द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर हम इसको ग्रोथ रेट R इज इक्वल टू डेल्टा N अपॉन डेल्टा T द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रोथ रेट पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, यानी कि ग्रोइंग भी हो सकती है और डिक्लाइनिंग भी हो सकती है। कई पॉपुलेशंस घट भी रही हैं। इन चारों फैक्टर्स को एक साथ मिलाकर यदि हम इक्वेशन में देखना चाहें तो हम ये इस पेज की जो लास्ट इक्वेशन है उससे हम बता सकते हैं। फाइनल जो टाइम के बाद जो घनत्व है उसको हम इनिशियल जो घनत्व है वो प्लस फैक्टर और माइनस फैक्टर इन दोनों द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन। इससे क्लियर कट एक पिक्चर हमें मिलेगी सामने जो बताएगी कि पॉपुलेशन डेंसिटी में T1 से T2 में क्या बदलाव आया है। अब सर्वाइवरशिप कर्व, जो जीवित कितना रहता है कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी पॉपुलेशन के अंदर, उसको यदि हम देखना चाहते हैं तो नेटैलिटी या ख़ास तौर पे मोर्टैलिटी जो डेथ रेट बताती है उससे भी ज़्यादा बेहतर पिक्चर बना पाते हैं हम सर्वाइवरशिप कर्व को समझ के। सर्वाइवरशिप कर्व हमें ये बताता है, एक समझ देता है कि कितने इंडिविजुअल्स किस उम्र तक सर्वाइव करेंगे एक पॉपुलेशन के अंदर, यानी एक पॉपुलेशन कितने समय तक किन उम्र के ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन कर पाती है। टाइम लिमिट क्या है, एवरेज एज क्या है किसी भी पॉपुलेशन की, उसके इंडिविजुअल्स की। वो 3 टाइप के कर्व जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने बनाए हैं। अब इससे थोड़ा सा डेविएशन भी हो सकता है, बदलाव भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन 3 प्रकार को हम समझ लेंगे तो एक हमें आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार एक पॉपुलेशन के अंदर उम्र के हिसाब से जो एक पिक्चर बनती है उम्र के हिसाब से वो किस प्रकार की है।
टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व जो कॉन्वेक्स प्रकार का है, उत्तल प्रकार का है, उसमें आप ये देखिए कि बच्चे बहुत जल्दी नहीं मरते। उनकी सर्वाइवरशिप, उनका जीवित रहना, उसकी रेट हाई है। इसके लिए टाइप 1 के लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं मनुष्यों का। मनुष्यों में क्योंकि पेरेंटल केयर अच्छी है और हेल्थ केयर अच्छी है, दवाइयाँ मौजूद हैं इन्फेक्शंस वगैरह के लिए, उसके कारण बच्चे और एडल्ट बहुत जल्दी नहीं मरते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर यदि देखा जाए तो। किसी भी देश को या किसी भी राज्य को अच्छा नहीं माना जाता है जहाँ कम उम्र में बच्चों की डेथ रेट ज़्यादा हो। इसलिए हर देश और हर स्टेट अपने तौर पर कोशिश करता है इसको रिड्यूस करने की, कम करने की। तो हाई सर्वाइवरशिप कम उम्र में, और उसके बाद एक सर्टेन एज के बाद डिक्लाइन आ जाता है, डेथ कभी भी हो सकती है एक उम्र आ जाने के बाद। तो हाई और उसके बाद में लो सर्वाइवरशिप, मनुष्य इसका एग्जाम्पल है। दूसरे प्रकार का जो कर्व है वो है अवतल प्रकार का, यानी कॉनकेव प्रकार का। वो उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो एक साथ बहुत सारे अंडे या बच्चे देते हैं, और परिस्थितियां ऐसी नहीं होती हैं कि सारे अंडों से जो बच्चे निकलें वो जीवित रह पाएँ। जैसे फ्रॉग, बहुत सारे अंडे, 200 अंडे एक साथ दे दिए, लेकिन उनमें से सारे नहीं बचेंगे। घोंघे में भी ऐसे ही होता है, ऑयस्टर्स में भी ऐसे ही है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो बच्चे मर जाते हैं पैदा होने के बाद, यानी सर्वाइवरशिप लो है। पर उनमें से जो जिंदा रह गए वो अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं, फिर स्लो हो जाती है उनकी डेथ रेट। तीसरे प्रकार का कर्व जो दिखाई दे रहा है, जो स्टेडी प्रकार का है, स्लो प्रकार की डेथ है उसमें, लेकिन कांस्टेंट प्रकार का वो है कर्व, यानी थ्रू आउट लाइफ किसी भी उम्र में कोई भी ऑर्गेनिज्म जा सकता है एक पॉपुलेशन में से। ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें लाइफ स्पान शॉर्ट होती है, ज़्यादा नहीं जीते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। अगला हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन एज ग्रुप, जिसको हम एज रेशो भी कहते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, एज पिरामिड भी कहते हैं। यदि हम इकोलॉजिकली देखें तो किसी भी पॉपुलेशन में 3 एज ग्रुप के लोग होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं। एक है प्री रिप्रोडक्टिव, यानी बच्चे, यंग या चाइल्ड। दूसरे हैं रिप्रोडक्टिव, जो प्रजनन करते हैं, एडल्ट। और तीसरे हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो ओल्ड होते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी समय में ये तीनों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स देखे जा सकते हैं, और ये जो हैं इनमें बर्थ और डेथ रेट का इफ़ेक्ट होता है। और ये जो एज ग्रुप हैं, एज कर्व हैं, वो हमें एक क्लियर कट आइडिया देते हैं इस बात का कि उस पॉपुलेशन का भविष्य क्या होगा। जैसे यदि मनुष्य की पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो पिरामिड है, ये जो एज ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो कैसा है, ये हमें ये बताएगा कि आने वाले 10, 20, 30, 40 सालों बाद कितनी पॉपुलेशन किसी एरिया में, किसी देश में होगी। जैसे एक प्रकार का जो पैटर्न है वो है ट्रायंगुलर, जिसमें बेस पर यंग हैं, फिर एडल्ट हैं और फिर ओल्ड हैं, यानी बच्चे ज़्यादा पैदा हुए हैं
एडल्ट के बनिस्पत ज़्यादा बच्चे हैं। ये एक्सपांडिंग प्रकार का है, यानी आने वाले समय में वो जो बच्चे हैं वो एडल्ट बनेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा एडल्ट बनेंगे उस पॉपुलेशन में। तो ये एक्सपांडिंग प्रकार ये बताती है कि भविष्य में पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। स्टेबल प्रकार जो बेल शेप्ड का कर्व है वो ये बताता है कि जितने एडल्ट हैं लगभग उतने ही बच्चे हैं। आने वाले समय में पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, मोर और लेस, कम या ज़्यादा, ना बहुत पॉपुलेशन बढ़ेगी ना बहुत घटेगी। तीसरा जो है वो ये बताता है कि ये जो पॉपुलेशन है आने वाले समय में ये घट जाएगी। उसका कारण ये है कि बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं। जब बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं तो नेचुरली आने वाले समय में एडल्ट की संख्या घटेगी और उसके आने वाले समय में बुज़ुर्गों की संख्या भी घटेगी। जैसे जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो बमबारी हुई थी और उसके रेडिएशन से जो बच्चे पैदा हुए थे वो विकलांग पैदा हुए थे, डिफेक्टिव पैदा हुए थे। उसके बाद बच्चे पैदा करने बंद करने पड़े। उसका असर ये हुआ कि अब आने वाले समय में, आज के समय में वहाँ बुज़ुर्ग तो बहुत हैं लेकिन एडल्ट की संख्या कम है, बच्चों की संख्या कम है, तो वो अलग प्रकार की परेशानियों को झेल रहे हैं। यही कारण है कि जापान बाहर से एडल्ट्स को या उन लोगों को नौकरी के लिए या किसी और काम धंधे के लिए इनवाइट कर रहा है, क्योंकि जो पॉपुलेशन वहाँ है वो कम हो रही है, सिकुड़ती हुई पॉपुलेशन है, डिक्लाइनिंग प्रकार की पॉपुलेशन है। आज बस इतना ही। थैंक्स।